आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लविशा गिदवानी एंड वेलकम्स यू ऑन बियानी टीवी। हमारे साथ हैं एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर संजय बियानी। वेलकम सर। लविशा, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दी शो। ग्रेट सर, माय क्वेश्चन इज, इंडिया के कल्चर में इंडिया का यूथ इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है जितने आउटसाइडर्स इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे जयपुर है, जयपुर में इतने फॉरेनर्स आते हैं, वो इंडिया की हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से देखते हैं और इंडिया के लोग ही उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? लविशा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, इसके पीछे हम इसके फाउंडेशन में जाएं। लगभग 100 साल से ज़्यादा समय हुआ है ना, हमारी एजुकेशन सिस्टम को बदला गया। हम कभी हमेशा हमारे ट्रेडिशन से जुड़े हुए लोग रहे, लेकिन हमारी जो पुरानी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, जो हमारा सिस्टम था, जिसमें स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से ब्रिटिश आए यहाँ पर, और पर्टिकुलरली मैं इसमें एक नाम लेना चाहूँगा, मैकाले, उन्होंने हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को बदल डाला। हम सिर्फ कोर्स में बंद गए। अगर आप कॉमर्स है तो आप या तो ABST पढ़ेंगे या BA पढ़ेंगे या EFM पढ़ेंगे। आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते, आप साइंस नहीं पढ़ सकते, आप अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को नहीं ले सकते, आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते। तो कुल मिला के ये हुआ कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बदला गया, उसे सिलेबस में बांधा गया। हमारे जितने भी गुरुकुल थे, जहाँ टीचर्स और स्टूडेंट ही होते थे और बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण नहीं थे, वहाँ पर हमारा जो सिस्टम है उसे ब्रेक कर दिया गया और उन सब गुरुकुल को इलीगल घोषित कर दिया गया, है ना। ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से बदला गया और अब लगभग 5 से 7 जनरेशन आ चुकी है और उस सिस्टम से हम निकल चुके हैं। तो उस सिस्टम में हमारे स्कूल कॉलेज में तो कोई ट्रेडिशन की कोई बात ही नहीं करता स्कूल कॉलेज में, है ना। देखिए, हमारे इंडिपेंडेंस डे कितने अच्छे बनाए जाते हैं, है ना। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कितना याद किया जाता है। सब गांधी जयंती का मतलब छुट्टी का दिन समझने लग गए। हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का कोई महत्व धीरे धीरे डाइल्यूट होता रहा है। हमने देखा आज से 20 साल पहले डिफरेंट तरह से बनाया जाता, आज छुट्टी के रूप में बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो इसलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम जो था हमारी सोसाइटी के अंदर, उसमें अपने आप को हीन बताया गया और ये हमारे जो कल्चर उस पर बहुत तगड़ा हमला हुआ। चाहे मुग़ल आए हो, चाहे ब्रिटिश राज आए हो, हमारे सोमनाथ मंदिर की बात हो, चाहे हमारे तक्षशिला की बात हो या नालंदा की हो, जो विश्व स्तर के विश्वविद्यालय रहे, जहाँ पे हम साइकोलॉजी पे, वेदों पे और हम प्रकृति पे बहुत रिसर्च किए, बहुत समझे और आज वो समझ, वो गणित जो है वो आज विश्व में भी मानी जाती है। वो नॉलेज हमारा डिस्ट्रक्ट कर दिया गया और इस वजह से हम जो है अपने आप से कट गए और हमें दूसरे लोग अच्छे लगने लग गए। अगर हम हिंदुस्तानी कपड़े पहनते तो हमें हीन भावना फील होती है, पर ब्रिटिश कपड़े पहनते तो हमें अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये बुनियादी कारण है। हमारी जो ट्रेडिशन है उसके बारे में लोगों को समझ ही नहीं है। लोग आज भी देखें तो मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन उन मंत्र की समझ ही नहीं है। सो मुझे ये लगता है कि जो पिछले 150-200 सालों में जो हमारा कल्चर जो है वो डिस्टर्ब हो गया और हम लोगों, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा किसी सोसाइटी को नुकसान तब होता है जब उन्हें अपने से अलग कर दिया जाए, उन्हें अपने ट्रेडिशन से हटा दिया जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ है और हम अपने आप को और अपने ट्रेडिशन को भूलते जा रहे हैं और इसका कारण हमारा जो सिस्टम है। आज भी देखिए ना, आप कोर्ट में जाइए, आज भी वो काले कपड़े पहन के, जो ब्रिटिश में वहाँ पे तो सर्दी पड़ती है भाई, इसलिए लोग काले कपड़े पहने। हम काहे को काले कपड़े पहने हैं? हमारे यहाँ तो बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी है, हम अपने कपड़े ही छोड़ दिए, हम उनके कपड़े ही पहनते हैं, हम गाउन पहनते हैं। हम तो ऐसा नहीं था हमारा कल्चर तो। और आज हमें आज़ाद हुए कितना समय हो गया, हमारे गणतंत्र को बने कितना समय हो गया, उसके बावजूद भी हमने उन सब कानूनों को अपना रखा है, हमने उन कपड़ों को अपना रखा है। हम कपड़े तक तो छोड़ नहीं पाए, कानून क्या बदलेंगे हम? मुझे लगता है कि ये हमारा अवमूल्यन हुआ है, ये हमारी सोसाइटी में हास हुआ है, ये हमारी सोसाइटी का बड़ा नुकसान हुआ है। और अब हम थोड़ा जागने लगे हैं। मुझे पिछले 10 सालों से महसूस होने लगा कि अब हम थोड़ा जागने लगे हैं। हम सोए हुए थे और अब हमें अवेयरनेस आने लगी है। तो अब मुझे लगता है कुछ बदलाव अब आएगा जब हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने ट्रेडिशन को वैल्यू देंगे। पर ये बात सही है, जो ब्रिटिश लोग आते हैं वो लोग यहाँ पे बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं। अभी अपने कॉलेज में कुछ ही समय में जापानीज़ आएंगे
और मुझे एक अच्छी बात ये लग रही है कि जापान से अपने पास प्रपोज़ल आया है कि एक इंडियन स्कूल वहाँ इस्टेब्लिश की जाए, क्योंकि जापान में जो है डेथ रेट नंबर 2 पे है वर्ल्ड में। और जापानीज़ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इनवाइट किया है कि आप इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली एक प्रपोज़ल दें कि वहाँ इंडियन स्कूल इस्टेब्लिश की जा सके, ताकि लोगों में हैप्पीनेस को बढ़ाया जा सके। देखिए, अपना नॉलेज है, अगर हम चाहें तो उसको वैल्यू दें, चाहे हम उसको वैल्यू ना दें, पर मुझे लगता है कि जो लोग जड़ से ही कट गए वो फिर तना वो डाली कभी हरी हो नहीं सकती। हमें अपने कल्चर को समझना पड़ेगा, उसे वैल्यू देनी पड़ेगी, वो बहुत अच्छा है। वन डे पीपल विल रियलाइज़ कि इंडियंस ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। यस सर, आई एम एग्री विथ यू सर। यही रीज़न रहे होंगे जो आपने बताया, पॉलिसीज़ है, एजुकेशन को लेकर यही है। बट हम हमारे यूथ को अपने कल्चर को लेके कैसे इमोशनली टच करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ सुझाव बताइए। देखिए लविशा, अब आप चाहते हैं कि हम अपने रिलीजन से, हमारे कल्चर से जुड़े, तो मुझे लगता है सोसाइटी में हमारी जो सबसे बड़ी इसके पीछे बाधा आ रही है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि हम सब लोग मेटेस्टिक हो गए। देखिए, पूर्व से सूर्य उगता है, हम सूर्य के उपासक रहे, और पश्चिम में ढलता है। इसका एक मतलब है, एनर्जी से मटेरियल बनता है, हम एनर्जी बॉडी है। और जो वेस्टर्न कल्चर है वो मेटेस्टिक बॉडी है, वो मटेरियल को समझते हैं सब कुछ। और मटेरियल तब दिखता है जब हम अपनी को एनर्जी नहीं देखते, अपने आप को बॉडी देखने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हम बाहर देखने के कारण बहुत ईगोस्टिक हो गए, हमारे ईगो का लेवल बहुत हाई हो गया, हमारी हम्बलनेस ख़त्म हो गई। तो हम जैसे ही बाहर देखते हैं हमारे को कुछ लेने की इच्छा करती है और ईगोस्टिक हो जाते हैं। यही कारण है कि यूथ आज भी सेल्फी अपलोड कर रहा है, वो सेल्फ को इम्पोर्टेंस दे रहा है। ये अहंकार है, ये ईगो है, आप अपने आप को दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि आपने बाहर देखने को ही सब कुछ समझ लिया है। मुझे लगता है ये ईगो जब हम्बलनेस में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम अपनी इमोशनल बॉडी को, हमारे को एनर्जी बॉडी को हम समझने लगेंगे। अगर चाहते हैं कि हम लोग अपने रिचुअल से, अपने ट्रेडिशन से जुड़े, तो हमारा ट्रेडिशन हम्बलनेस का है। हमारे हर मंत्र में नमः 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 बोला गया है, यानी बी पोलाइट, बी हम्बल, बी पोलाइट, बी हम्बल। और मुझे लगता है अभी कुछ समय लगेगा, और इस समय में लविशा मुझे लगता है कि हम लोग अभी और ईगोस्टिक होंगे, हम और अभी सफरिंग की तरफ जाएंगे, हम अभी और थोड़ा प्रॉब्लम को फेस करेंगे। और लेटर ऑन वी विल रियलाइज़ कि इमोशनल बॉडी ज़्यादा अच्छी है, प्रेम ज़्यादा महत्वपूर्ण है साधनों से। मुझे लगता है अभी कुछ समय और यूथ को ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेना होगा कि उन्हें किस में मज़ा आया, उन्हें प्रेम में मज़ा आया कि उन्हें साधनों में मज़ा आया। ये तो शायद दौर है जिसमें चीज़ें बदलती है, लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरी तरफ जाकर देखना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये यूथ इस बात को समझे और हम वहाँ इन्वॉल्व हो, तो सबसे पहले तो हमें अपने ट्रेडिशन को समझना पड़ेगा, और उसके बाद में हमारे को अपनी को एनर्जी के रूप में समझना पड़ेगा, इमोशनली हमारे को साउंड होना पड़ेगा। अगर ऐसा कर सकेंगे तो मुझे लगता है फिर हम और साउंड होंगे, और हम हमारे अपने पुराने कल्चर पे पुनः लौट कर आएंगे, जहाँ पे सिर्फ देना है, जहाँ पे सिर्फ राम राज्य है, जहाँ पे मैं आई हेल्प यू बोलने का एटीट्यूड है, जहाँ पे देना चाहते हैं, जहाँ धर्म है, जहाँ सही और गलत का फैसला है, जहाँ पर किसी तरह का क्रिटिसाइज़ नहीं है। ये हमारी कल्चर है जो बदलती जा रही है, और पिछले 200 सालों में, मैं कहूँ ज़्यादातर 100 सालों में इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है सोसाइटी हमारी, जो अपनी वैल्यूज़ है। मैं तो अपने बचपन को और अभी को देखता हूँ तो बहुत बड़ा फ़र्क है। गाँव में लोगों में प्रेम था, आप जाकर खाट पे बैठ गए तो लोग छाछ का गिलास लेकर तुरंत आ जाते थे, लेकिन अब वो वहाँ भी ऐसा नहीं रहा है। आज वहाँ पे बैठने के बाद में भी लोग शिष्टाचारी करने लगे हैं, अब प्रेम नहीं, अब शिष्टाचार भी वहाँ पे भी आ गया है। मुझे लगता है कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हम हमारे ट्रेडिशन से जुड़े, तो हमारे को अपने ट्रेडिशन की गहराई को समझना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे को इस बात पे महत्व देना पड़ेगा कि हम मटेरियल नहीं बल्कि हम एनर्जी है। अगर इस तरह से सोचे तो मुझे लगता है कि हम अपने ट्रेडिशन पे लौट कर आएंगे, और बड़ा मज़ा है और बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी हमने कोशिश ही नहीं की और हमेशा लेने के बारे में सोचा, पर जैसे देते हैं ना बहुत मज़ा आता है। ट्राई करना चाहिए यूथ को कि मैं आज किसको क्या दिया हूँ, और कितने लोगों को मैं हेल्प यू बुलाऊँ, और कितने लोगों को मैंने खुशी दी, और कितना मैंने ऐसा काम किया आज के दिन में जो मेरे लिए नहीं थे, दूसरे के लिए थे। अरे कुछ दिन तो करिए, फिर बताइएगा कि मज़ा आया या नहीं आया। तो लविश, हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी उसी जगह जाएं, तो हमारे को लेने की जगह देने की सोचनी पड़ेगी।
तो हमारे को अंदर से अच्छा फील होगा और उस अच्छे फील के नतीजे से हम अपने आप को अच्छे से समझ सकेंगे और हम भावनात्मक रूप से मजबूत हो सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर जाते जाते मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, सेल्फी खींचने का जो ट्रेंड है वो कितना सही है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा। आइए मैं इसको साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करूँ लविशा। सेल्फी खींचने का, अपनी फ़ोटो को बड़ा बनाकर दिखने का साइकोलॉजिकल मतलब क्या है? देखिए, जो आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगता है, जो ओवर अपने आप को समझने लग जाता है, कैसे पता लगे ये ईगोस्टिक है या नहीं? मॉडर्न एरा में कैसे पता लगे कोई आदमी ईगोस्टिक है या नहीं है? तो मैं बताना चाहूँगा मेरी अपनी समझ में भी, आई एम राइट और रॉन्ग। जो पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फ़ोटो खींचता है, बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फी खींचता है और बार बार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उसे अपलोड करता है, इसका मतलब है, देखो ईगो कुछ हद तक ठीक है, पर अगर ये बहुत ज़्यादा तादाद में किया जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू दे रहा है, तो समझ लेना ये ईगोस्टिक पर्सन है। ये अब मैं आपको टिप दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़े दिनों बाद आप अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने वाले हो, तो आप कैसे जानोगे कि ये पर्सन ईगोस्टिक है या नहीं? तो आप देखो उसको कि अपने जो प्रोफाइल उसका देखो, फेसबुक आजकल तो आने वाले टाइम में देखना सभी लोग ऐसे करेंगे, अपने एम्प्लॉय को रखने से पहले उसका फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे, वो वहाँ पे क्या करता है, उसकी समझ कैसी है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है इंसान को समझना। वो ऐसा बन के आता है, ऐसा डिफरेंट बन के आता है, ऐसा लग रहा है सब जगह रामलीला हो रही है, लोग कोई रावण बन के आ रहा है, कोई मेघनाथ बन के आ रहा है, सब बहुरूपी हो गए। सो बड़ा मुश्किल है इंसान को पहचान लेना कि ये एक्चुअली चाहता क्या है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इंटरव्यू भी फेसबुक प्रोफाइल पे हो जाएंगे, व्हाट्सअप अकाउंट से उनको जाना जा सकता है कि ये इसमें करते क्या है, यहाँ पे इनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। सो अगर आपको देखना हो सेल्फ़ी का मतलब क्या है, तो अधिक सेल्फ़ी लेना, अपनी उसके रूम में अपनी बड़ी बड़ी फ़ोटो को लगाना, ये एक बताता है कि पर्सन इज़ ए ईगोस्टिक पर्सन, और ईगो के कारण उसे बाहर ज़्यादा दिखता है और वो अपने आप को कम समझ पाता है, और फिर वो दूसरों की इंसल्ट भी करने लगता है, वो अपने आप को बहुत महत्व देने लगता है। हमें ये समझना चाहिए कि सामने वाला भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण है, गरीब भी महत्वपूर्ण है, अमीर भी, माँ भी, बाबूजी भी, पड़ोसी भी, सबको महत्व दिया जाना चाहिए। तब ये संतुलित जीवन होगा, तब हमारी लाइफ सम्यक होगी, है ना। बुद्धिज़्म में से सम्यक बोला गया, सम्यक का मतलब होता है बैलेंस्ड, अपने आप को बैलेंस्ड रखना, ना तो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ करना और ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ईगोस्टिक बना लेना। मुझे लगता है सम्यक जीवन की ज़रूरत है। सो ये तुम्हारे लिए एक अच्छी समझ हो सकती है, इसको अप्लाई करके देखना, थोड़ा एक केस स्टडी के रूप में देखना कि जो लोग उनके तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और जिन्होंने अपने प्रोफाइल में डेली अपनी सेल्फ़ी को अपलोड करते हैं, तो उनको देखना कि वो इसका मतलब वो दे आर मोर गिविंग वैल्यू टू द बॉडी, और वो अपने आप को बॉडी इसलिए वो देखेंगे जब कोई सेलिब्रिटी मिलेगी तो उसके साथ सेल्फ़ी खींच रहे हैं, यानी वो अपने आप को उस लेवल के ऊपर रिकनसाइल करना चाहते हैं और अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। लेकिन विनम्रता तो सबसे बड़ी ताकत है, कृतज्ञता तो सबसे बड़ी ताकत है लविशा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट लविशा, बहुत बढ़िया। और मैं भी जाते जाते अपने उन सब व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि देखिए जीवन है और सीखने का नाम ज़िंदगी है। हम गलतियाँ करते हैं पर गलतियाँ करके सीख जाइए। गलतियाँ करना कोई बुरी बात नहीं है, पर हर गलती से को एनालिटिकल व्यू से लीजिए, हर बार कुछ नया सीखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और अच्छे एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं। इसलिए अच्छा इंसान बनने के लिए एक खोज होनी चाहिए, अपने ट्रेडिशन की खोज, अपने रिलीजन की खोज, अपनी खोज। जब हम अपने आप को खोजेंगे तो पाएंगे कि जैसे हम हैं वैसी बाहर दुनिया है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस तरह के सवाल आप ज़रूर पूछते रहेंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि वो जवाब हम अपनी पूरी समझ से, पूरे नॉलेज के साथ हम उसका साइंटिफिक जवाब देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप मुझसे कभी सहमत हो, कोई ना असहमत भी हो सकते हैं। लिखिए ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं भी अपने आप को रिकनसाइल करना चाहता हूँ। हम व्यक्तिगत नहीं मिल सके तो कोई बात नहीं, कमेंट लिखेंगे तो भी हम समझेंगे, क्योंकि जब व्यक्तिगत मुलाकात होती है, जो हम काउंसलिंग के दौरान यहाँ करते हैं, एक काउंसलिंग सर्विसेज भी यानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में चल रहा है, जहाँ पे हम हर बच्चे को समय देते हैं, उससे आधा पौन घंटा इंटरेक्शन करते हैं और उसकी लाइफ की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानकर उसको काउंसल करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि अगर हम एक बार सुलझ जाएँ
और मुझे लगता है कि 100 किताबें पढ़ डालो और एक 5-10 मिनट की एक इफेक्टिव मीटिंग कर डालो किसी नॉलेजेबल पर्सन से, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप ज़रूर ऐसे सवाल पूछेंगे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इसी तरह से कनेक्ट रहेंगे। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते रहेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माय वार्म रिगार्ड्स।